हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मगध राज का उत्कर्ष। इससे पहले हम लोगों ने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ लिया था। हम लोग ये जानते हैं कि मगध महाजनपद जो है सबसे प्रमुख है। मगध महाजनपद की राजधानी क्या है? मगध महाजनपद की राजधानी ग्रीवरज अर्थात राजगीर को मानी जाती है। और इसके अगर प्रमुख नगर के यानी कि महत्वपूर्ण नगर की बात की जाए तो उसमें पटना, गया, नालंदा अर्थात ये सब जगह आते हैं जो कि बिहार के हैं। मगध महाजनपद का उत्कर्ष भी कहाँ से हुआ था? बिहार से हुआ था। तो आज हम लोग मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। तो अभी सबसे पहले हम लोग उन 7 राजवंशों के ट्रिक को देख लेते हैं कि कौन-कौन से वंश जो है उनका क्रम क्या है, उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक-एक करके हर राजवंश के बारे में पढ़ना। ठीक है? देखिए, इसका ट्रिक है हसीन, हसीन मशूक सा। ये मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने जो शासन किया था उसी का ट्रिक है। ह से क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। सर्वप्रथम मगध महाजनपद पर हर्यक वंश ने शासन किया था। सी से क्या हो जाएगा? सीसुनाग वंश। सीसुनाग वंश। नौ से क्या हो जाएगा? नंद वंश। नंद वंश। मौ से क्या हो जाएगा? मौर्य वंश, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद सु से हो जाएगा सुंग वंश। क से हो जाएगा कर्ण वंश। और सा से हो जाएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। तो ये ट्रिक है जिससे कि हम लोग ये याद रख सकते हैं कि मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने जो शासन किया था उसके क्रम क्या थे। हसीन मशूक सा। ह से हो जाएगा हर्यक वंश। सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश। नौ से हो जाएगा नंद वंश। मौ से हो जाएगा मौर्य वंश। सु से हो जाएगा सुंग वंश। क से हो जाएगा कण्व वंश। और सा से हो जाएगा सातवाहन वंश। तो ये ट्रिक को आप लोगों को याद रखना है जिससे कि कभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसके क्रम क्या थे। ठीक है? अब हम लोग मगध महाजनपद के उत्कर्ष के बारे में शुरू से पढ़ते हैं। ठीक है? देखिए, मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे, तो बृहद्रथ आपका राइट आंसर हो जाता है। इसकी राजधानी गिरिब्रज, जैसा कि हम लोगों ने महाजनपद में पढ़ा था कि मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, जिसे हम लोग राजगिरी भी कहते हैं। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध कौन था? बृहद्रथ का पुत्र था। और बृहद्रथ कौन था? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 544 ईसा पूर्व में। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो है मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। देखिए, बिंबिसार और बिंदुसार में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रखना है। पहले हर्यक वंश आया जिसके संस्थापक बिंबिसार थे और वह गद्दी पर कब आए? 544 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर आए। कब तक थे? तो 492 ईसा पूर्व तक। 492 ईसा पूर्व तक यह गद्दी पर रहे थे। हर्यक वंश सबसे पहला वंश था। वंश के क्रमों को हम लोगों ने याद कर लिया है ट्रिक से। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार, जो कि मगध के गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठे थे। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय राजा कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, तो आपका राइट आंसर बिंबिसार हो जाएगा। ठीक है? बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। बृहदत्त कौन थे? तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। ठीक है? और बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था।
ठीक है। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। हड़यक वंश का संस्थापक बिंबिसार कब गद्दी पर बैठा था? 544 ईसा पूर्व में। और वह अपना राजधानी किसे बनाया था? तो राजगीर को उसने अपना राजधानी बनाया था। इसे ही गृहव्रज भी कहा जाता है। ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह या गृहव्रज। ठीक है। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध राज्य पर शासन किया और यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया था। अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है। देखिए, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवेद जीवक को भेजा था। तो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा था? तो एक राजवेद को भेजा था जो कि जिसका नाम जीवक था। ठीक है। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने एक राजवेद जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रद्युत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। तो देखिए, महात्मा बुद्ध की सेवा में सर्वप्रथम बिंबिसार ने राजवेद जीवक को भेजा था। फिर अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय में भी जो बिंबिसार ने है जीवक को भेजा था। तो महात्मा बुद्ध की सेवा में और दूसरा प्रद्योत की सेवा में, महात्मा बुद्ध की सेवा में और दूसरा राजा प्रद्योत की सेवा में बिंबिसार ने राजवेद जीवक को भेजा था उसकी सेवा करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब देखिए, बिंबिसार के वैवाहिक जीवन के बारे में देखते हैं। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उन्होंने किससे शादी किया था? तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से शादी किया। फिर उन्होंने वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से शादी किया। फिर उन्होंने मध्य देश, जिसे कि अभी पंजाब कहा जाता है, उसकी राजकुमारी क्षेमा से शादी किया था। महाकौशला, चेलना और क्षेमा से उसने शादी किया था। कौन कौन सी थी? तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना और अभी के पंजाब, जिसे कि मद्र कहा जाता था, उस देश की राजकुमारी क्षेमा से उन्होंने शादी किया था। महाकौशला, चेलना और क्षेमा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुनिक था। किसके बारे में बात किया जा रहा है? अजात शत्रु के बारे में बात किया जा रहा है। तो बिंबिसार की हत्या कर दी गई थी उसके पुत्र के द्वारा जिसका नाम अजात शत्रु था। उसके बाद उन्होंने 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और इसका उपनाम क्या था? कुनिक था। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुनिक किसका उपनाम था? अजात शत्रु का अन्य नाम क्या था? तो वो क्या हो जाएगा? कुनिक इज योर राइट आंसर। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अभी हम लोगों ने देखा कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अजात शत्रु जो है जैन धर्म का अनुयायी था। अजात शत्रु गद्दी पर कब बैठा? 493 ईसा पूर्व में। और इसका उपनाम क्या था? कुनिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। ऐसा बताया गया कि बिंबिसार ने 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। और ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार अर्थात वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। तो आपसे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षकार की सहायता से। ठीक है। वर्षकार की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथमुसल तथा महाशिला कंटक जैसे दो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो जैन ग्रंथों से ये पता चलता है कि जब इनका लिच्छवी से युद्ध हो रहा था तब अजातशत्रु ने पहली बार रथ मुसल, जिसे आधुनिक टैंकों के समान कहा गया है, तथा महाशिला कंटक जैसे दो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। किसके युद्ध करने के समय किया था? तो जब उसका युद्ध लिच्छवियों से हो रहा था तो उस समय उसने रथमुशल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया था जो कि गुप्त हथियार माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए,
461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन जो है मगध की गद्दी पर बैठा था और उदयन ही पहला राजा था जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया था। उदयन पहला राजा था जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया था। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था। तो उदयन ने किसकी हत्या की थी? अजात शत्रु की हत्या की थी। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर कर गद्दी पर 461 ईसा पूर्व में बैठा था। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की, अर्थात ये पहला राजा था जिसने पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाई थी। वह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने बिंबिसार के बारे में पढ़ा। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। फिर उदयन जो है जैन धर्म का अनुयायी था। हड़यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। हड़यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक था, जो कि उदयन का पुत्र था। अजातशत्रु का पुत्र उदयन और उदयन का पुत्र नागदशक, और नागदशक ही अंतिम शासक था हड़यक वंश का। नेक्स्ट है नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो नागदशक को उसके आप तो नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली में स्थापित की थी। जब उदयन था तो उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाई थी। फिर शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्रा ले गया। देखिए, इसमें क्या होता है, पहले उदयन जो है राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाते हैं मगध की। फिर उसके बाद शिशुनाग आता है जो कि पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली में राजधानी स्थापित कर देता है। फिर शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो कालाशोक है राजधानी को पाटलिपुत्रा ले गया। तो आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालाशोक ने मगध की राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो आपका राइट आंसर पाटलिपुत्रा हो जाएगा। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। हड़यक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदयन का पुत्र नागदशक था। और शिशुनाग का अंतिम राजा तो नंदीवर्धन इज योर राइट आंसर। नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद को माना जाता है और अंतिम शासक घनानंद को माना जाता है। नंदवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? महापद्मानंद को। और नंदवंश के अंतिम शासक कौन है? घनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। घनानंद के बारे में ये कहा जा रहा है कि घनानंद जो है सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसे किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में इसे पराजित किया था और उसके पश्चात मगध पर एक नए वंश की नींव रखी गई जिसका नाम है मौर्य वंश। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग मौर्य साम्राज्य को विस्तार में जानेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिकंदर के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग मौर्य साम्राज्य को विस्तृत रूप में जानेंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।